नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित अध्याय 4 आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं, जिसमें बच्चों प्रश्न नंबर 4.2 के क्वेश्चन पढ़ेंगे। बच्चों 4.1 के क्वेश्चन हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं बच्चों, तो देखेंगे प्रश्न नंबर 4.2 के क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों हमारा, नीचे दी हुई वक्रों को खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। बच्चों हमें बताना है कि खुली आकृति कौन सी है, बंद आकृति कौन सी है। बच्चों देखेंगे आप ए नंबर में, देखिए जेड जो है आपकी खुली आकृति है और जहां बी जो है बंद आकृति है। ध्यान से देखिए बच्चों, इस आकृति को आप देखेंगे तो पूर्णतः बंद है। बच्चों यदि आप इसके अंदर हैं बच्चों, तो क्या आप यहां से बाहर कहीं निकल पाएंगे? क्या नहीं निकल पाएंगे। तो एक कैसी आकृति कहला गई? बंद आकृति। अब देखिए ये तो खुली आकृति वैसे समझ में आ जाती है। ये वाली आकृति बच्चों देखिए तो खुली आकृति है, आप यहाँ है तो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। डी नंबर बच्चों, डी नंबर भी बंद आकृति मानी जाएगी। ई नंबर बच्चों कैसी आकृति है? ए भी बंद आकृति है। तो हम यहाँ पास इसमें कौन सी आकृति लिख दें बच्चों? खुली आकृति। खुली आकृति, एक खुली आकृति कहला गई। एक कौन सी आकृति कहलाएगी बच्चों? बंद आकृति। बंद आकृति। और ये बच्चों खुली आकृति। खुली आकृति, ये बंद आकृति। बंद आकृति। और ये बच्चों ये भी बंद आकृति। बंद आकृति, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये बंद आकृति कहला गई, ये बंद आकृति, ये बंद आकृति, और ए जो है तो खुली आकृति कहला गई बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, निम्न को स्पष्ट करने के लिए एक रफ आकृतियां बनाइए। देखिए खुला वक्र का और बंद वक्र का। तो अभी अभी आप बच्चों जो है तो आकृतियां बनाई हैं, तो खुला वक्र बना लीजिए जो खुला हो, बंद वक्र जो बंद हो, मतलब ठीक है बच्चों। तो चलिए खुला वक्र और बंद वक्र का हम यहाँ पास आकृतियां बनाते हैं। तो खुला वक्र में बच्चों आप चित्र बना सकते हैं जो खुली आकृति आपको समझ में आए। देखिए अभी अभी आपको यहाँ पास आपने बताया खुली आकृति जेड बनाया था, हम यहाँ भी जेड बना लेते हैं, खुली आकृति कहला जाएगी बच्चों। टी बनाना चाहें तो टी बना सकते हैं, खुली आकृति कहला जाएगी, ठीक है बच्चों। और जैसे मान लीजिए यहाँ पास ये भी आकृति है, देखिए आप जिस प्रकार से चाहें तो उस प्रकार से बना सकते हैं बच्चों। ये देखिए ये भी खुली आकृति कहला जाएगी। हम यू बना दें, ये भी खुली आकृति कहलाएगी। बी बना दें, ये भी खुली आकृति कहलाएगी। ये सभी जितनी आकृतियां हैं बच्चों खुली आकृति हैं। अब बी में हमसे बी में पूछा है बच्चों हमसे बंद आकृति। बंद आकृति, तो बंद आकृति का चित्र बनाते हैं बच्चों। तो देखिए बंद आकृति में आप क्या बना सकते हैं? वर्ग बना सकते हैं बच्चों। ये देखिए वर्ग बन गया। त्रिभुज भी बना सकते हैं, ये त्रिभुज बना दिए। वृत्त बनाना चाहें तो ये वृत्त बन गया बच्चों इस तरह से। और भी बहुत सारे चित्र हैं। समचतुर्भुज बनाना चाहें तो समचतुर्भुज बना सकते हैं इस तरह से बच्चों, ठीक है। ये समचतुर्भुज हो गया। और भी जैसे मान लीजिए यदि हम चांद बनाना चाहें तो चांद भी बना सकते हैं। और अर्धवृत्त बनाना चाहो तो अर्धवृत्त बना सकते हो। ये देखिए इस तरह से बच्चों, ये मतलब ये बंद आकृति हो गई और एक खुली आकृति हो गई बच्चों। तो इस तरह से आपका दूसरा नंबर कंप्लीट हो जाता है बच्चों। तीसरे नंबर प्रश्न में कहता है बच्चों, कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभियांतर को छायांकित कीजिए। अपने को कोई भी बहुभुज बनाना है बच्चों। तो चलिए हम एक बहुभुज चित्र बनाते हैं, उसके अभियांतर को क्या करते हैं बच्चों? छायांकित भाग करते हैं, ठीक है। तो तीसरे नंबर में हमें बोला गया बच्चों कोई भी बहुभुज। तो चलिए हम यहां बहुभुज बना लेते हैं। बहुभुज, तो जैसे मान लीजिए हमने यहां पास बहुभुज इस प्रकार से बना दिया बच्चों। एक आकृति बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हमने बहुभुज बना दिए बच्चों। कितनी भुजाएं? 1 2 3 4 5 और 6 है। तो हमने यहां नाम भी दे दीजिए, ए बी सी डी ई एफ। बहुभुज है ए बी सी डी ई एफ तक गया बच्चों, एफ में। अब हमें क्या करना है? कह रहा था इसके अभियांतर में, तो ये अभियांतर भाग कह रहा है ना बच्चों,
इसे हम क्या कर दें बच्चों, 6 अंकित कर देते, ये 6 अंकित कर दिए बच्चों। तो अभियांतर भाग को क्या करना था, 6 अंकित करना था। तो इस तरह से हमने 6 अंकित कर दिए बच्चों। ठीक है, देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न बच्चों कह रहा है कि संलग्न आकृति को देकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों, इसमें हमें बच्चों इस प्रकार से एक चित्र बना हुआ किताब में आप देख सकते हैं बच्चों, इस प्रकार से चित्र बना है किताब में। देखिए बच्चों, चित्र बना हुआ इस प्रकार से। इसमें पूछा गया है ए नंबर में, क्या यह एक वक्र है। ए नंबर में हमसे पूछा है बच्चों, क्या यह वक्र है। तो हाँ, यह एक वक्र है। तो यहां लिख सकते हैं बच्चों कि ऐसा लिखिए बच्चों, हाँ यह एक वक्र है। ठीक है बच्चों, इस तरह से। फिर बी नंबर में क्या पूछा है हमसे, कह रहा है क्या यह बंद है। तो यहां लिख देंगे हाँ यह बंद वक्र है, बंद वक्र है। इस तरह से बच्चों, तो चौथा नंबर कंप्लीट होता है बच्चों। फिर आपसे 5वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, रफ आकृतियां बनाइए, यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए, निम्न को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों, ए नंबर में 5वें का ए नंबर में हमसे पूछता है, तो 5वें के ए नंबर में पूछ रहा है बच्चों कि एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है, मतलब बहुभुज नहीं होना चाहिए, मतलब भुजाएं नहीं होना चाहिए, लेकिन बंद होना चाहिए। तो चलो बच्चों हम बना लेते हैं चित्र। देखिए, हम यहाँ पास कोई सा भी चित्र बना दो, लेकिन बंद होना चाहिए। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, वक्र नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हमने ये देखो बना दिया, एक वृत्ताकार बना दिया बच्चों। ये देखिए, क्या इसमें भुजाएं हैं, इसमें भुजाएं नहीं है बच्चों। तो आप बहुभुज तो नहीं बोल सकते इसको, ठीक है ना। और बंद है कि नहीं है, तो बंद तो है बच्चों, बंद है कि नहीं है। तो इस तरह से मतलब एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है, तो इस प्रकार से हम आकृति बना सकते हैं बच्चों। बी नंबर में कहता है बच्चों, केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र। अब रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र बनाना बच्चों, तो ये तो बहुत आसान है। हम क्या बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए भी बना सकते हैं, टी बना सकते हैं, सी बना सकते हैं, सी तो जो है तो खुली वक्र कहला जाएगा, ठीक है ना बच्चों। रेखाखंडों से बनी, तो रेखाखंडों से बनी सी जो है रेखाखंडों से बनी नहीं मानी जाएगी। तो यहां पास कहता है केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र। तो देखो बच्चों, रेखाखंडों से बनी हुई है, 2 रेखाखंड है यहाँ पास, और खुला भी है। इस तरह से आप बी नंबर में उदाहरण दे सकते हैं। फिर सी नंबर में हमसे क्या कहता है बच्चों, कहता है 2 भुजाओं वाला एक बहुभुज। अभी बताइए बच्चों, यदि मान लीजिए आपको बहुभुज बनाना है, तो कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए, जिससे हम त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। 3 भुजाओं से कम नहीं होना चाहिए। यदि 3 भुजाओं से कम हुआ, तो बहुभुज का निर्माण करना संभव नहीं है बच्चों। तो 2 भुजाओं वाला एक बहुभुज बनाया जा सकता है। तो यहां लिख देंगे बच्चों संभव नहीं है, लिख दीजिए संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपकी प्रश्न नंबर 4.2 कंप्लीट होती है बच्चों। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 4.3 के बारे में बच्चों। तो चलिए आगे हम 4.3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्नावली 4.3 बच्चों, प्रश्नावली 4.3 के बारे में बच्चों। तो प्रश्नावली 4.3 प्रारंभ करने से पहले आपको कुछ चीजों के बारे में जान लेना चाहिए बच्चों। तो देखेंगे आगे हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको यदि किसी बिंदु से 2 किरण यदि निकलती हुई नजर आ रही हैं, जैसे मान लीजिए एक बिंदु हो गया, अब यहां से 2 किरण, ये देखिए एक किरण ए निकली बच्चों, और एक किरण ए निकल गई, ठीक है। तो 2 किरणों के बीच देखिए इस तरह से यहां पास 2 किरण हो गए बच्चों। तो किसी एक बिंदु से निकली है ना 2 किरण, तो इस बिंदु से निकली है, तो मान लीजिए हमने इस बिंदु का नाम बता दिया, ओ बिंदु बता दिया, यहां पास किरण ओ ए बता दिया, यहां पास ओ बी बता दिया बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पास देखिए 2 किरणों के बीच में यहां पास जो बन रहा है, तो ये क्या कहला जाता है बच्चों, कोण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, कोण कहलाता है, ठीक है ना। या कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि किसी कोने को भी हम कोण कह सकते हैं, किसी कोने को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, कोण कह सकते हैं, इस तरह से। तो यहां पास देखिए ये भुजाएं कहला गई, ये क्या कहला गई बच्चों, भुजाएं। ये भी क्या कहला जाएगी बच्चों, भुजाएं, ठीक है।
अब इस कोण को प्रदर्शित करने के लिए देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए ओ बी। जिस कोण के बारे में बताया जाता है बच्चों उसको हमेशा बीच में रखते हैं। तो हमने यहाँ कोण ए ओ बी, यहाँ ए और बी जो है ये दिशा को प्रकट करते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक गया कोण। देखिए ए से बी तक गया। देखिए कोण कहाँ पास बन रहा है, ओ में बन रहा है बच्चों। कहाँ बन रहा है, ओ में। जहां कोण बनता है बच्चों उसको हमेशा बीच में किया जाता है, या कि हम सिंगल पॉइंट में कोण ओ भी लिख सकते हैं, कोण ओ भी लिख सकते हैं, लेकिन दिशा के साथ में है बच्चों। देखिए दिशा के साथ में है। और यहाँ ए ओ बी इस तरह से हम कोण को प्रदर्शित करते हैं और ये कोण का निशान कहला गया बच्चों। ठीक है, और इसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, इसको हम बोल देते हैं शीर्ष। इसको क्या बोल देते हैं बच्चों, शीर्ष बोल देते हैं। भुजाएं हो गई, शीर्ष हो गई बच्चों। अब देखेंगे, अब हम चलते हैं बच्चों। यदि मान लीजिए हम बात करें कि किसी कोण पर, किसी कोण के बारे में बात करते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए कोई कोण हो गया है यहाँ पास, एक कोण हो गया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पास ए, यहाँ ओ, यहाँ बी नाम बात करें। ठीक है बच्चों, यदि हम आपसे बोलें कि इसके अभियांतर भाग के बारे में बात करिए तो देखिए इसका अभियांतर भाग मतलब अंदर का भाग ए कहलाएगा बच्चों। ये कौन सा भाग कहलाएगा बच्चों, अभियांतर का भाग। ए वाला भाग जो है अभियांतर का भाग है। अभियांतर का मतलब बच्चों अंदर का भाग है, अभियांतर भाग। ठीक है, और यदि मान लीजिए ये वाले भाग जो यहाँ साइड का भाग है बच्चों, तो ये कौन सा भाग कहलाएगा, बही भाग। इसको हम बोलेंगे बही भाग बच्चों। ठीक है, और यदि मान लीजिए इस पर कोई बिंदु बैठा हुआ है तो हम इसको बोलेंगे परिसीमा। क्या बोलेंगे बच्चों, परिसीमा, परिसीमा बच्चों। बात समझ में आई बच्चों। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4.3 का पहला नंबर क्वेश्चन में बच्चों। देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन, कौन सा नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले नंबर में बच्चों हमें इस प्रकार से चित्र बना हुआ है ए बी सी डी, और इसमें हमें बोला गया है कि नीचे दी गई आकृति में कोणों के नाम लिखिए बच्चों। हमें प्रत्येक कोणों के नाम बताना है बच्चों, कोणों के नाम। ठीक है बच्चों, यदि आप किताब खोल करके बैठे होंगे बच्चों तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए हम आपको जो है तो किताब दिखाई देते हैं। तो देखिए बच्चों इस तरह से बोला गया, नीचे दी आकृति में कोणों के नाम लिखिए। एक चित्र बना हुआ है बच्चों, ठीक है ना, इस तरह से चित्र बना हुआ है और हमें इन कोणों के नाम बताना है। तो चलिए हम कोणों के नाम बता देते हैं बच्चों। तो हम यहाँ लिखते हैं कि आकृति में दिए गए कोणों के नाम, आकृति में दिए गए कोणों के नाम। ठीक है बच्चों, तो आगे हम कोण ए के बारे में बताना चाहेंगे। तो देखिए कोण ए के बारे में बात करोगे बच्चों तो इसको आप बीच में लेना पड़ेगा। तो बीच में लेना पड़ेगा तो किनारे बी है और इस साइड डी है बच्चों। तो हम बता देंगे कोण बी ए डी। देखिए बी और डी, तो यहाँ पास ए बीच में कर दिए, मतलब ए की प्राथमिकता है। यहाँ पास ए कोण के बारे में बात कही जा रही है बच्चों। फिर बी के बारे में बात करोगे तो यहाँ ए आएगा, यहाँ सी आएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए बी सी बच्चों। अब सी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ बी है और यहाँ डी है, तो हम बात करेंगे बी सी डी। देखिए सी को बीच में कर दिए। अब डी के बारे में बात करेंगे तो ए डी सी भी बोल सकते हैं इसको, ए डी सी। एक बात और ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, ये जो किनारे के मान होते हैं, किनारे के नाम होते हैं, तुम आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच वाला मान जो है बिल्कुल बीचे में होना चाहिए। बात समझ में आया बच्चों। तो इस तरह से हम आकृति में दिए गए कोणों के नाम बता दिए बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो, देखिए इस तरह से चित्र बना हुआ है बच्चों, ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पास ओ, यहाँ डी, यहाँ बी, यहाँ ई, यहाँ एफ है, और यहाँ ए, यहाँ सी। कह रहा है कि डी ओ ई के अभियांतर में स्थित है। डी ओ ई कहाँ बच्चों, डी ओ ई, तो डी ओ ई कहलाया बच्चों ये।
तो डी ओ ई के अंदर कौन स्थित है बच्चों? ए स्थित है। ए बिंदु दिखाई दे रहा है बच्चों। डी ओ ई के अंदर कौन बैठा नजर आ रहा है? ए नजर आता है बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बता देंगे बिंदु ए स्थित है। फिर कहता है ई ओ एफ है, ई ओ एफ के बही भाग में स्थित है। अब ई ओ एफ के बही भाग में कौन स्थित है? चलो आगे ई ओ एफ तो देखो आप, ई ओ एफ है। देखिए बच्चों इतना बोल रहा है, कह रहा है कि इतने के बाहर कौन कौन सा बिंदु स्थित है बच्चों? ई ओ एफ के बाहर। यहां देखिए सी नजर आता होगा, यहां बाहर ए नजर आता होगा, डी नजर आता होगा। हमने पूछा इसके बाहर, इतने के बाहर बच्चों, तो बिंदु सी, बिंदु ए, बिंदु डी है। बात समझ में आई बच्चों? फिर कोण ई ओ एफ पर स्थित है। अब ई ओ एफ पर कौन स्थित है बच्चों? आगे देखो ई ओ एफ है, ई ओ एफ, ए वाली रेखा कहला गई बच्चों। तो ई ओ एफ पर कौन कौन बिंदु स्थित है बच्चों? यदि कोण, इस कोण के बारे में बात करें तो देखिए कोण है तो ओ की प्राथमिकता रहेगी, तो बिंदु ई भी स्थित है, बी भी स्थित है और एफ भी स्थित है और ओ भी स्थित है बच्चों। तो यह कि फिर हम बिंदु बी बस बता सकते हैं, ई ओ एफ पर बिंदु बी स्थित है। या कि चारों बिंदु भी बता सकते हैं बच्चों, ये चारों बिंदु स्थित हैं इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम इसको लिख करके बताते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमें आपका डायग्राम दिया गया किताब में, ठीक है। ये हमने डायग्राम बना लिया बच्चों। अब क्या कह रहा था? पहला नंबर कह रहा था कि कोण डी ओ ई के अभियांतर में स्थित है। तो कोण डी ओ ई के अभियांतर में कौन बिंदु स्थित है बच्चों? बिंदु ए। तो हमने ए लिख दिया, ए, ठीक है बच्चों, ए स्थित है ना, तो हमने ए लिख दिया। फिर कहता कोण ई ओ एफ, ई ओ एफ है इसके बही भाग में, ठीक है बच्चों। इतना इसके बही भाग में देखो, इतना छोड़ करके, ठीक है बच्चों, ये देखो ये वाला इलाका छोड़ करके अब इसकी चारों तरफ ये ना पूरा बाहर कहला गया। तो कौन कौन से बिंदु स्थित है? बिंदु ए स्थित है, डी भी स्थित है और सी भी स्थित है। तो हमने यहां लिख दिया सी और डी, ए सी डी स्थित है। अब कहता है ई ओ एफ पर स्थित बिंदु, ई ओ एफ पर स्थित बिंदु, तो हम लिख सकते हैं इसमें बिंदु बी। क्या लिख सकते हैं बच्चों? बिंदु बी। और ये चाहें तो आप एफ भी लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, ओ भी लिख सकते हैं। तो बिंदु बी बस लिख दो बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि इस पर हमको तो क्योंकि ई ओ एफ तो बताया हुआ है तो हमने बिंदु बी बस लिख दिया, ठीक है। इस तरह से बच्चों तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। तो तीसरे में हमें बोला है बच्चों दो कोणों की रफ आकृतियां खींचिए जिससे, ठीक है ना बच्चों। तो ए नंबर में बोला है उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। एक बिंदु क्या हो बच्चों? उभयनिष्ठ हो। हमें बोला है उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो बच्चों। तो चलिए दो कोणों की हम एक आकृति बनाते हैं बच्चों। ये देखिए हमने यहाँ पास दो कोणों की एक आकृति बना दिया बच्चों इस तरह से। यहाँ ओ नाम दे दिए, यहाँ पास ए नाम दे दिए, यहाँ पास बी नाम दे दिए बच्चों, यहाँ पास सी नाम दे दिए। आप देखिए कह रहा था एक बिंदु उभयनिष्ठ हो बच्चों, तो ये बिंदु बी जो है ना इन दोनों कोणों में उभयनिष्ठ माना जाएगा बच्चों। इन दोनों में क्या माना जाएगा? उभयनिष्ठ माना जाएगा। क्योंकि देखिए ए ओ बी, सी ओ बी, ये बी बिंदु जो है दोनों में रहेगा। किस में रहेगा? दोनों कोणों में रहेगा। इस कोण में भी रहेगा और इस कोण में भी रहेगा। इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं कि ये बिंदु बी जो है उभयनिष्ठ है और दोनों में रहेगा, ठीक है। अब बी नंबर में हमें क्या कहता है बच्चों? उनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो। हमें बोला गया बच्चों उनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो चलो अब दो बिंदु उभयनिष्ठ कर दीजिए बच्चों। देखिए हमने इस तरह से कोण बना दिया बच्चों। लेकिन इस बार कितने बिंदु उभयनिष्ठ होने चाहिए? दो बिंदु। आगे यहाँ ए नाम दे दिए, यहाँ ओ, यहाँ बी, यहाँ सी बच्चों। लेकिन दो बिंदु उभयनिष्ठ करना है तो एक बिंदु और दे दो बच्चों यहाँ पास। तो हमने क्या नाम दे दिया? डी नाम दे दिया। ये दो बिंदु उभयनिष्ठ हो गए बच्चों। सी नंबर कहता है बच्चों, सी नंबर में बोला गया बच्चों उनमें तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो। अब कितने बिंदु उभयनिष्ठ होना चाहिए बच्चों? तीन बिंदु उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पास तीन बिंदु उभयनिष्ठ कर देंगे बच्चों। ए हमने दो कोण बना दिया, यहाँ ओ नाम दे दिया, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ पर बच्चों सी नाम दे दिए। अब लिखे तीन हो तो एक तो बना हुआ है तो यहाँ हम डी कर दिए,
यहाँ कौन सा बिंदु कर दिए बच्चों, ई कर दिए। देखिए तीन बिंदु, ये दो तीनों बिंदु क्या रहेंगे, दोनों कोणों में रहेंगे, मतलब उभयनिष्ठ रहेगा। उभयनिष्ठ का मतलब समझते हो ना बच्चों, उभयनिष्ठ का मतलब होता है ऐसा बिंदु जो दोनों में रहे, मतलब जो दो कोई भी चीज हो जो दोनों में रहेगा ना बच्चों, वो उभयनिष्ठ कहला जाएगा। तो बिंदु ई, बिंदु डी, बिंदु बी इस कोण में भी रहेगा, इस कोण में भी रहेगा, तो ये उभयनिष्ठ माना जाएगा, मतलब दोनों में उपस्थित होना, दोनों में उपस्थित होना। इसमें बोला गया है उनमें, डी नंबर में बोलता है बच्चों, उनमें 4 बिंदु उभयनिष्ठ हो। चलो अब 4 बिंदु बना दो। कितने बिंदु बच्चों, 4 बिंदु, ठीक है। तो यहां पास हमने बना दिया ए, यहां बी, यहां सी बच्चों, और यहां ओ कर देते हैं। अब 4 बिंदु करना, तो एक तो बना हुआ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहां क्या नाम देते बच्चों, सी हो गया, डी, ई, एफ। ये देखिए 4 बिंदु हो गए बच्चों। अब इसमें क्या कहता है, उनमें एक किरण उभयनिष्ठ। अब एक किरण उभयनिष्ठ बच्चों, तो ये लो एक किरण भी बना देंगे, यहां पास ओ, यहां ए, यहां बी। अब एक किरण, ये देखिए एक किरण गई, लेकिन इस किरण का नाम तो दे दो बच्चों कुछ। यहाँ ओसी किरण जो है ना, ये क्या रहेगी, उभयनिष्ठ रहेगी, जो दोनों में रहेगी बच्चों। तो इस तरह से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 4.3 भी खत्म हो जाता है, अर्थात अध्याय 4 समाप्त हो जाता है बच्चों। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो बच्चों, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।